Good morning, students. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM महिला कॉलेज आरा। आज का टॉपिक है रैंडम सैम्पलिंग, जिसके अंतर्गत हम लोग मीनिंग, टाइप्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए है और सेमेस्टर 1 में इसकी पढ़ाई होती है। पेपर का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी, जो कि CC3 में आता है, पेपर 3 है और यूनिट 2। रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक प्रकार है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग विधि के बारे में हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा किया। अब हम लोग रैंडम सैम्पलिंग, चूँकि ये सैम्पलिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, और अक्सर हम लोग जो सैम्पलिंग का चयन करते हैं वो रैंडम सैम्पलिंग विधि के द्वारा करते हैं। इसलिए इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसे अलग से पढ़ना, विस्तृत रूप से समझना बहुत अनिवार्य है। रैंडम सैम्पलिंग इज़ दैट मेथड ऑफ ड्राइंग अ पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन और यूनिवर्स सो दैट ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन और यूनिवर्स हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। जैसा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने कहा था कि इसमें जनसंख्या में जितने भी यूनिट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इन सारे को चुने जाने की पूरी संभावना होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो सिंस रैंडम सैम्पलिंग भी उसके अंतर्गत आता है, इसलिए रैंडम सैम्पलिंग में भी वही क्राइटेरियाज़ हैं जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के क्राइटेरियाज़ हैं। अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ अ सबसेट ऑफ अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन in which each member of the subset has an equal probability of being chosen. Similarly यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है हर सबसेट, यानी कि जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं सारे लोगों को चुने जाने की पूरी संभावना होती है। A simple random sampling is meant to be an unbiased representation of a group. Unbiased इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग सारे लोगों को इंक्लूड करते हैं, तो उसमें चुने जाने की संभावना और सबकी होती है, तो उसमें कहीं भी पक्षपात की संभावना नहीं होती है, इसीलिए इसको अनबायस्ड कहा जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी लोग होते हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि जो सैंपल हम तैयार करते हैं वो पूरी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है। मेथड्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, मेथड्स यानी कि किन टेक्निक्स के द्वारा हम रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें 4 हैं। लॉटरी मेथड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सारे लोगों को हम इंक्लूड करते हैं, सारे जो यूनिट्स हैं जनसंख्या के, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं और उसके बाद हम रैंडम सैम्पलिंग के विधि के द्वारा हम उसको चयन कर लेते हैं। यह रैंडम सैम्पलिंग की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें जनसंख्या की सभी इकाइयों का नाम कागज़ के टुकड़े पर लिखकर एक तरफ रख दिया जाता है और उसके बाद सैंपल में जितनी संख्या और इकाइयों की आवश्यकता होती है उसमें कागज़ के टुकड़े को निकाल लिया जाता है। जिनका नाम उस टुकड़े पर लिखा होता है उसे सैंपल में हम इंक्लूड कर लेते हैं। इस तरह से इसको हम लॉटरी मेथड कह सकते हैं। दूसरा होता है सिक्वेंशियल लिस्ट मेथड। सिक्वेंशियल लिस्ट मेथड में इस विधि में जनसंख्या की सभी इकाइयों की सूची बना ली जाती है। इसके पश्चात पूर्व निर्धारित अनुक्रम के अनुसार इस सूची को इकाइयों का चयन कर लिया जाता है, यानी कि पहले से हम लोग सूची तैयार कर लेते हैं और उसमें सीक्वेंस फिक्स कर लेते हैं। जैसे अगर हम समझ लीजिए हमको सिर्फ दूसरा या चौथा यानी दो के गैप पर अगर हमको लेना है, तो जो व्यक्ति सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, फिर 4th पर आ रहा है, फिर 6th पर आ रहा है, फिर 8th पर आ रहा है, उस तरह के लोगों को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। इसमें भी बिल्कुल बायस की संभावना नहीं होती है, पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती, और सीक्वेंस के रूप में हम लोग उसको इंक्लूड कर लेते हैं। सारे का लिस्ट रहता है और उसमें से हम लोग सीक्वेंस बनाकर हम लोग उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तीसरा है टिपेट मेथड। टिपेट महोदय के नाम पर ये मेथड का नाम पड़ा। टिपेट मेथड सैम्पलिंग विधि का एक ऐसा विधि है जो कि टिपेट मेथड के महोदय के ही नाम पर पड़ा, और इस विधि में संयोगिक संख्याओं की तालिका में संयोग पर आधारित वांछित संख्या को लिया जाता है।
इसमें भी पूर्व निर्धारित अनुक्रम बना लिया जाता है और तालिका में उसी क्रम के आधार पर इकाइयों को चुन लिया जाता है। यहाँ भी जैसे कि हम लोग सीक्वेंशियल लिस्ट मेथड में पहले से हम लोगों ने एक सीक्वेंस बना लिया था, मतलब पहले से हम लोग प्लान्ड वे में, उसी तरह ग्रिड टिपेट मेथड में भी हम लोग यही करते हैं कि पहले से एक अनुक्रमांक बना लेते हैं कि इस तरह से हम लोग इस सीक्वेंस पर हम लोग लेंगे। फर्स्ट है, फिर फिफ्थ हुआ, फिर 10th हुआ, जो भी हम लोग पहले से प्री प्लान कर लेते हैं उसी हिसाब से हम लोग सैम्पल का चयन करते हैं। जितने संख्या की आवश्यकता होती है हम लोग उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। चौथा है ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड इस विधि में को हम लोग तब यूज़ करते हैं जबकि हमें पूरे भौगोलिक एरिया यानी जोग्राफिकल एरिया के ऊपर हमें स्टडी करना पड़ता है। जैसे सपोज़ हम लोग भोजपुर को लेते हैं, हमारा जो स्टडी का एरिया है वो भोजपुर है। भोजपुर में कम से कम 70 गांव हैं। अगर 70 गांव हैं और हमको सिर्फ उसमें से 7 गांव चुनना है या 10 गांव चुनना है या 20% ऑफ 70 विलेजेस चुनना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक ग्रिड उसके ऊपर रखते हैं। ग्रिड यानी कि एक शीशे का पारदर्शी शीशा होता है जिसको कि हम रखते हैं, और जो उसमें कुछ छिद्र बने होते हैं, उस छिद्र पर जो भी विलेज का नाम आता है उस विलेज को हम लोग ले लेते हैं। उसमें भी कहीं पक्षपात नहीं होती है कि जिस विलेज को हमको लेना है उसी विलेज को हम लेंगे। उस छिद्र के नीचे जिस विलेज का नाम होता है उस गांव को हम लोग सैंपल में सेलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए ग्रिड मेथड को हम लोग हमेशा जब भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से हमें सैंपल इकट्ठा करना पड़ता है तभी हम लोग ग्रिड मेथड का प्रयोग करते हैं। ये 4 मेथड है रैंडम सैम्पलिंग का। अब इसका हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके मेरिट्स हम लोग देखना चाहेंगे कि मेरिट्स क्या है। क्योंकि ये जब इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए तो आखिर इसका बहुत सारा मेरिट्स होगा जिसको हम लोग देखेंगे कि किस लिए ये इतना प्रचलित है और किस लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें फ्रीडम फ्रॉम बायस। अभी हमने बताया कि इसमें बायस की कोई गुंजाइश नहीं होती, यानी पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसमें सारे जनसंख्या को हम इंक्लूड करते हैं और मनमाने ढंग से नहीं बल्कि रैंडम वे में हम लोग सेलेक्ट करते हैं सैंपल को। इसलिए ये फ्रीडम, इसमें मतलब किसी तरह की बायस पक्षपात की संभावना नहीं होती। दूसरा है इसका मेरिट प्योरली रिप्रेजेंटेटिव। प्योरली रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि जनसंख्या में जितने लोग होते हैं, जितनी इकाई होती है, किसी भी इकाई को हम छोड़ते नहीं, सभी इकाई को इंक्लूड करते हैं और उसमें से हम एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं जिसमें हर इकाई का होना अनिवार्य होता है। तो ये रैंडम सैम्पलिंग का या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक बहुत बड़ा मेरिट है जिसमें जो कि इसे रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। तीसरा है असेसमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल। इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि यह प्रतिदर्श नॉन प्रोबेबिलिटी सिद्धांत पर प्रोबेबिलिटी सिद्धांत पर आधारित होता है, अतः इसमें मध्यमान की मानक त्रुटि यानी जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर की गणना सरलता तथा शुद्धता से हम लोग कर सकते हैं। इसकी गणना आराम से हो जाती है स्टैंडर्ड एरर की। तो ये बहुत बड़ा इसका ये रैंडम सैम्पलिंग का ये मेरिट हुआ। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी कि इसमें इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, मतलब समय की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। कैसे? इस तरह से कि इसमें जैसे हम लोग पूरी जनसंख्या को जब हम लोग लेते हैं तो उसमें से पहले से जो हम लोग प्री प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें किस तरह से किस विधि से हमें रैंडम सैम्पलिंग के किस चारों विधि में से कौन सा विधि प्रयोग करना है, और पहले से हम लोग उसकी तैयारी कर लेते हैं। इसलिए इसमें समय बहुत कम लगता है और खर्च भी बहुत, चूँकि समय कम लगता है इसलिए श्रम भी कम लगता है और पैसे का भी खर्च कम होता है। तो ये एक इसका बहुत ही बड़ा गुण कहेंगे हम इसको रैंडम सैम्पलिंग का। अगला है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी यानी बहुत ही सरल है। सरल है, क्यों सरल है? क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसमें हमें पता रहता है कि हमें किस तरह की पॉपुलेशन को लेना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और हम लोग बहुत सरलतापूर्वक सिंपल तरीके से हम इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होना या फिर बहुत ज़्यादा कैपेबल होना ये ज़रूरी नहीं है। इसे बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको ले लेते हैं, इसलिए ये सरल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगला है साइंटिफिक।
कैन बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड। ये साइंटिफिक हम इसलिए इसको कहते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक विधि इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग स्टैटिस्टिकली सांख्यिक रूप से इसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और प्री प्लान्ड होता है। और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के ऊपर हम चूँकि ये शोध कार्य करते हैं और जो भी उसका रिज़ल्ट प्राप्त होता है उसको हम लोग स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं। तो ये इतने सारे इसके मेरिट्स हैं रैंडम सैम्पलिंग के। अब आइए डीमेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। डीमेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग भी हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर हम लोग किस किस तरह से इसको इसमें कमी पाते हैं। तो सबसे पहला है कि डिफ़िकल्टी इन असेसिंग लिस्ट ऑफ द फुल पॉपुलेशन। जैसे कि हमने कहा कि पूरे पॉपुलेशन को शामिल करना है इसमें, लेकिन अगर हमें सही प्रकार से उस जनसंख्या के बारे में नहीं आइडिया है या फिर हमको जानकारी नहीं है कि उस जनसंख्या में कि लिस्ट में कौन कौन से जगह आ रहे हैं, हो सकता है कि कोई यूनिट छूट जाए, हो सकता है। इसलिए जब तक हमें पूरे जनसंख्या के बारे में, पूरे पॉपुलेशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है या फिर हम एसेस नहीं कर सकते हैं उसको, तब तक ये रैंडम सैम्पलिंग सही रूप में सफल नहीं माना जाएगा। तो ये एक पहला इसका डीमेरिट है। दूसरा है टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग। अभी हमने कहा टाइम एंड कॉस्ट कम लगता है, लेकिन अगर हम इसका डीमेरिट में इसको देखें तो इसमें समय भी अधिक लगता है और कॉस्ट भी अधिक लगता है, क्योंकि अगर जनसंख्या जितनी बड़ी है उस पूरे जनसंख्या को जब हम लोग टच करते हैं, जब हम उसका आंकड़ा लेते हैं, तो उसमें समय काफ़ी लगता है, काफ़ी समय लगता है, श्रम भी बहुत लगता है, लेबर कॉस्ट भी उसमें बढ़ जाता है, और जब लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इसलिए इसमें टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग ये इसमें ज़्यादा है, इसलिए रैंडम सैम्पलिंग कभी कभी काफ़ी कॉस्टली भी साबित हुआ है। तीसरा है सैम्पल सिलेक्शन बायस। सैम्पल सिलेक्शन बायस यानी कि इसमें कभी कभी बायस आ जाता है। अगर समझ लीजिए कि इसमें एडिक्वेट नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट नहीं मिलते हैं, रिस्पॉन्स हमको नहीं मिलता, जैसे कि हमने लिखा है डिफ़िकल्टी इन एक्वायरिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम एडिक्वेट नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, यानी कि अगर हमको सही रिस्पोंडेंट से सही रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है तो वैसी स्थिति में हमारा जो सैंपल होगा वो बायस्ड हो जाएगा। तो जो सैंपल सिलेक्शन हमने किया वो बायस्ड हो जाएगा। तो इसलिए इसको ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है रैंडम सैम्पलिंग का। नेक्स्ट है नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन यूनिट्स वन सेलेक्टेड। मतलब कि अगर एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया सैंपल को, यूनिट्स को हमने उसमें इंक्लूड कर लिया अपने सैंपल में, तो किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी, कोई भी संभावना नहीं होती है कि इसको हम दोबारा चेंज कर सकें, क्योंकि वो फिक्स्ड हो जाता है। एक बार हमने चुन लिया तो वो फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट है इनअप्रोप्रिएट इफ़ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ पॉपुलेशन इज़ कम्प्लेक्स। यानी कि अगर जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, बिखरा हुआ है, चित्रा हुआ है, जहाँ पर जिसको कि हम लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर ये रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल असफल साबित होता है, इनअप्रोप्रिएट होता है। इसको हमको ज़रा भी कहने में नहीं हिचक हो रही है कि इसको हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो हमारा सैंपल का सिलेक्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए जोग्राफिकल एरिया अगर कॉम्प्लेक्स होता है बहुत, तो फिर ये संभव नहीं है कि रैंडम सैम्पलिंग सही साबित हो। और लास्ट है इनअप्रोप्रिएट व्हेन द पॉपुलेशन इज़ टू स्मॉल और मल्टी रिलीजियस। समझ लीजिए कि बहुत सारे रिलीजन्स उसमें हैं और बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा यदि कोई जनसंख्या होगा तो उसमें रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग करना बेकार है। उसको हम लोग सेंसस मेथड से ही कर सकते हैं, या फिर उसमें से सैंपल इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए छोटा अगर पॉपुलेशन होता है तो उसमें सारी इकाइयों को इंक्लूड करना भी मुश्किल होता है, और मल्टी रिलीजियस होता है तब तो और भी होता है। तो इसलिए ये इतने सारे जो इसके डीमेरिट्स हैं वो इसको कहीं ना कहीं इसको कमज़ोर बना देते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ वन ऑफ द मेथड्स रिसर्चर्स यूज टू चूज़ अ सैम्पल फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम लोग रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग तभी ज़्यादा उपयुक्त होता है जबकि हम उसे लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर प्रयोग करते हैं। अगर बहुत छोटा होता है पॉपुलेशन तो वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं समझा जाता है।
मेजर एडवांटेजेस इंक्लूड इट्स सिंप्लिसिटी एंड लैक ऑफ बायस। मेजर जो इसका मेन जिसके चलते रैंडम सैम्पलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही यूज़फुल और बहुत चर्चित है, बहुत फेमस है, इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको जब हम प्रयोग करते हैं तो काफ़ी सरल होता है ये। और लैक ऑफ बायस यानी कि इसमें पक्षपात की संभावना बहुत ही कम होती है। तो इसलिए ये इन कारणों से रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग अधिक किया जाता है। अमंग द डिसएडवांटेजेस आर डिफ़िकल्टी गेनिंग एक्सेस टू अ लिस्ट ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन। अभी हमने कहा था कि जब बहुत ज़्यादा लार्जर पॉपुलेशन होगा तो हम डिफ़िकल्टी होती है कि हर एक यूनिट तक हम पहुंच पाएँ और हर एक यूनिट को उसमें इंक्लूड कर पाएँ, और उसमें टाइम, कॉस्ट एंड दैट बायस कैन स्टिल अकर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। किसी परिस्थितियों में समय अधिक लग जाता है, किसी परिस्थितियों में कॉस्ट अधिक लग जाता है, किसी परिस्थिति में कम भी कॉस्ट लगता है। इसलिए हमने मेरिट में इस बात की चर्चा की कि इसमें कॉस्ट कम होता है, टाइम कम होता है, लेकिन किसी परिस्थितियों में जब हम रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं तो समय भी अधिक लग जाता है, कॉस्ट भी अधिक लग जाता है और श्रम भी अधिक लग जाता है। इसलिए ये मिला जुला कर ये सैम्पल है तो बहुत अच्छा, बहुत ही उपयुक्त, और अधिकतर शोध कार्यों में रैंडम सैम्पलिंग का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके गुण काफ़ी सारे हैं। और अगर डिसएडवांटेजेस को हम दूर कर सकते हैं, यदि रिसर्चर केपेबल हो, एफिशिएंट हो और नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस्ड हो, अनुभवी हो, तो वो ये इन सारे डिसएडवांटेजेस को दूर करने में वो सक्षम हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं रैंडम सैम्पलिंग। थैंक यू।